उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 153 बाय उर्दू दास्तान। मोमी की तदफीन से पहले विक्की नीली को आखिरी दीदार के लिए लाया तो वो बेकाबू होने लगी, इसीलिए नर्स ने इसे नींद का इंजेक्शन दिया। इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना सिस्टर, इस वक्त मेरी ये बहन अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुख से गुजर रही है। विक्की ने नर्स को बतौर खास ताकीद की और मोमी की मैयत की मुंतकिली की जाने लगी। इस मौका पर विक्की लाला की हदायत के मुताबिक इन लोगों से अलग हो गया, लेकिन वो उस बड़े मैदान में जरूर पहुंचा जहां सर्कस का मेला सजता था और मोमी इस मेले की जान हुआ करता था। मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। पुलिस की तरफ से मोमी के अगवा की वारदात में मुलविस होने का इल्जाम आयद किए जाने के बावजूद कोई मानने को तैयार नहीं था कि वो इतना नेक फितरत लड़का ऐसी किसी वारदात में मुलविस हो सकता है। किसी को खामोश आंसू बहाते तो किसी को धाड़े मार मार कर बिलखते विक्की ने अपनी आंखों से देखा। इसने खुद इस तरह जनाजे को कांधा दिया कि सर पर बंधा रुमाल माथे को ढांप रहा था, आंखों पर रंगीन शीशों वाला चश्मा था और बाकी का चेहरा मास्क में छुपा हुआ था। मोमी को कब्र में भी इसे अपने हाथों से उतारा, लेकिन जब कब्र पर मिट्टी डालने का मरहला आया तो इसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से भाग निकला। जिसे आज कब्र में उतारा था वो अपने ही वजूद का हिस्सा लगता था और इसे मालूम था कि आज के बाद वो जमीन पर अधूरेपन के एहसास के साथ ही जिंदा रहेगा। पार्टी से वफादारी अपनी जगह, लेकिन पार्टी कभी मुल्क से ऊपर नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ कि मेरा और सदाकत शाह का ताल्लुक एक ही पार्टी से है, लेकिन पार्टी की खातिर भी मैं इस शख्स की हमायत नहीं कर सकता जिसने अपना असल चेहरा एक अरसे तक धोखे और मकारी से छुपाए रखा और लोगों पर अपने नेक होने की धाक बिठाई रखी। नाजायज माल के ढेर, सरकारी ठेकों में करप्शन, अपने हारियों पर जुल्म सितम, ये सब जो था सो था। बेटे ने भी दियारे गैर जाकर गैर मुल्की मुफाद को नुकसान पहुंचाया। पड़ोसी मुल्क आज तक इसके भिगोड़े बेटे को रो रहा है जिसने वहां मुजरिमाना कार्रवाइयां करके पाकिस्तान के मुफाद को सख्त नुकसान पहुंचाया है और आलमी बरादरी में पाकिस्तान की बदनामी का सबब बना है। आज मैं आप सबके सामने पार्टी चेयरमैन से दरख्वास्त करता हूं कि सदाकत शाह की पार्टी रुकनीत मुअत्तल की जाए और ता जिंदगी इसे पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया जाए। वो कोई सियासी जलसा नहीं था, बल्कि उस स्कूल की असर नो तरतीब और आराइश के काम का आगाज होने जा रहा था जिसे इरफानुल्लाह ने अपनी निगरानी में लेकर एक मॉडल स्कूल बनाने का ऐलान किया था। इफ्तिताही तकरीब के बाद सहाफ़ी इसके गिर्द जमा हो गए और बात इरफानुल्लाह के फलाही कामों से निकलकर सदाकत शाह तक चली गई थी। ऐसे मौका पर इस मौजू को छेड़ने वाला सहाफ़ी यकीनन इरफानुल्लाह का ही वजीफा ख्वार था जिसने इसे जज्बाती तकरीर करने का मौका फराहम कर दिया। मगर सर, कुर्बान शाह और सदाकत शाह के दीगर हमायतियों की तरफ से तो ये बयान दिया जा रहा है कि ये सब कुछ सदाकत शाह के खिलाफ एक साजिश है जो इनके दुश्मनों ने इनकी नेक नामी को जिक पहुंचाने के लिए तैयार की है। इस तकरीर में वक्फा आया तो एक होशियार सहाफ़ी ने सवाल जड़ दिया, दुनिया के किसी चोर ने आज तक तस्लीम किया है कि वो चोर है? सदाकत शाह के चेले चांटे भी शोर मचा मचा कर इसकी चोरी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इरफानुल्लाह के लहजे में सदाकत शाह के लिए वाज़ेह तस्दीक थी। ये साइंस सदाकत शाह के नवासे और कुर्बान शाह के पोते का क्या किस्सा है जनाब? एक चैनल पर शोर मचा हुआ है कि पुलिस ने एक जोड़े को जाली पुलिस मुकाबले में मारकर बच्चा इनके कब्जे से अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन अब कबूल करने से इनकारी है। पुलिस के मामलात पुलिस जाने। मैं अलबत्ता इतना ज़रूर पूछूंगा कि जो बच्चा बकौल सदाकत शाह इंडिया में गुम हुआ था वो अचानक पाकिस्तान में कैसे नमूदार हो गया? अगर बच्चा आया है तो इसका मतलब है कि इसकी वहाँ गायब होने वाली माँ और मामू भी आए होंगे। पुलिस का काम है कि इन दोनों को भी बाजियाब करवाए और मुल्क की बदनामी का सबब बनने पर कड़ी तफ्तीश भी करे। वो सदाकत शाह से अपनी पुरानी दुश्मनी निभा रहा था और मैडम एक्स के दिए हुए नोट भी हलाल कर रहा था, लेकिन पुलिस तो ऐसे किसी वक़ूए से इनकारी है। तस्वीर को फोटोशॉप करार देकर सदाकत शाह के नवासे की बाजियाबी को झूठी खबर करार दिया जा रहा है। किसी गिरफ्तारी या हलाकत का भी कोई जिक्र नहीं। हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि पिछले दिनों गाँव आलम शाह और इसके अतराफ में डकैती की मुतअद्दिद वारदातें हुई जिनमें मुकामी ज़मींदारों के मुलाजमीन और डाकुओं और दोनों को नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ एक सर्कस में काम करने वाले लड़के के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो डाकुओं में शामिल था और फायरिंग के तबादले में मारा गया। सहाफ़ी के पास पुलिस की फराहम करदा तफसीलात थी। तो भाई, मैं पुलिस को तो झूठा करार नहीं दे सकता। पुलिस कह रहे कि फोटोशॉप है तो फिर होगी। आप लोग मुझे क्यों घेर रहे हैं? इसने फ़ौरन अपना पैंतरा बदल लिया। आप सियासत का बड़ा नाम बन चुके इरफानुल्लाह साहिब। फिर साइंस सदाकत शाह से आपके इख्तलाफात की वजह भी आपकी राय इस मामले में अहमियत रखती है। मेरी राय तो बस यही कि मेरे नज़दीक साइंस सदाकत शाह एक नाकाबिले एतबार आदमी है और मैं इस झूठे इंसान की किसी बात का यकीन नहीं कर सकता। कानून की जिम्मेदारी है कि शख्स और इसके हवारियों से आहनी हाथों से निपटे, वरना आगे भी ये उस जैसे लोग मुल्क की बदनामी का सबब बनते रहेंगे। इरफानुल्लाह का लफ्ज़ जहर में बुझा हुआ था। मुझे यकीन हो गया कि बाज़ल इसी मलून की औलाद है।
इतने घटिया बंदे की औलाद बाज़ल जितनी घटिया हो सकती है। विक्की ने टीवी की आवाज़ बंद की और दांत खचखचाते हुए तबसरा किया, मुझे तो सूरत हाल को देखकर आज़म के सिलसिले में सख्त तशवीश हो रही है। जिस तरह पुलिस इसकी बाजियाबी से मुकर रही है, इसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि वो लोग आज़म को मैडम एक्स के हवाले कर चुके हैं या करने का इरादा रखते हैं। तुमने देखा है ना कि मीडिया भी इस मामले में कैसे खामोश तमाशाई बन गया है, और सिवाय इस चैनल के जिसे ताहिर ने अप्रोच किया था, किसी ने इस सिलसिले में कोई आवाज़ नहीं उठाई। माज ने तशवीश का इजहार किया, हमारा नाम नहाद आज़ाद मीडिया हमेशा ऐसा ही करता है। इनकी आज़ादी की हकीकत बस इतनी है कि ये या तो ये डंडा पीर की मानते हैं या फिर पैसा पीर की, इनके अलावा इनका कोई दीन ईमान नहीं। विक्की बहुत तपा हुआ था। इन हालात में हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि कानूनी तौर पर आज़म का हसूल मुमकिन हो सकता है। हमें खुद इसके हसूल के लिए कोई अमली कदम उठाना होगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं, करते हैं कुछ प्लान। विक्की फ़ौरन तैयार हो गया। हमें सबसे पहले तो ये खोज लगाना होगी कि आज़म है कहाँ। इस डैश DSP की गर्दन पकड़ते हैं, वही कम ज़र्फ बताएगा कि बच्चे को कहाँ गायब किया है। विक्की ने DSP के लिए गाली निकाली, लाला से कहो कि इसकी रेकी करवाए, फिर हम खुद इस पर हाथ डालते हैं। जारो ने मशवरा दिया कि इसकी रेकी करवाने की बात हो रही है। लाला खुद वहाँ चला आया और जारो का जुमला सुनकर इस्तफसार किया। DSP की जिसने मोमी का इनकाउंटर किया और आज़म पर कब्जा किए बैठा है। विक्की ने इसके सवाल का जवाब दिया, DSP ज़हीर खान, इस पर तो मैंने पहले ही बंदे लगाए हुए हैं। इसके मिनट की रिपोर्टिंग हो रही है हमें। लाला ने मज़े से बताया, लव यू लाला, ऐसे तो गुरु नहीं मान रखा हमने तुम्हें। लाला के जवाब पर विक्की का चेहरा खिल उठा और इसे सराहने के बाद फख्र से माज और जारो की तरफ देखते हुए बोला, तो फिर करें प्लान। बिल्कुल, माज मुस्कुराया। इससे पहले ज़रा इस बाज़ल के बच्चे का भी हिसाब किताब कर दो। बहुत हंगामा मचा रखा है इसने। होश में आने के बाद से सारा दिन नंगी गालियां देता रहता है। असगर का दिमाग घूम गया तो टेटवा दबा देगा इसका। लाला ने इनकी तवज्जो बाज़ल की तरफ मबजूल करवाई। इसका फैसला बुशरा ने करना है। मैं इसे सिर्फ और सिर्फ बुशरा की खातिर जगह जगह ढूंढता फिर रहा हूँ, वरना इससे तो बहुत पहले ही निजात हासिल कर चुका होता। तो फिर बुलवा लेते हैं बुशरा को, इसको यहाँ लाना तो कोई मसला ही नहीं। लाला ने इसका जवाब सुनकर फ़ौरन पेशकश की, तो फिर बुलवा ही लो इसे, ताकि DSP पर हाथ डालने से पहले ये किस्सा निमट जाए। विक्की ने तजवीज़ दी। क्यों माज? साथ ही माज की राय भी ली। बिल्कुल बुलवा लो। माज ने भी ताकीद की तो लाला ने असगर को इस सिलसिले में हदायत जारी कर दी। बुशरा की आमद तक वो DSP ज़हीर के मुतल्लिक रिपोर्ट की रोशनी में इस पर हाथ डालने के सिलसिले में लाहेअमल तय करते रहे। तकरीबन सवा घंटे बाद बुशरा को वहाँ लाया गया तो माजी से देखकर पूरी जान से कांप गया। ये वो खुश शक्ल और चहकती बुलबुल सी बुशरा तो थी ही नहीं जो इसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी। वो बुशरा तो मशरिक व मगरिब के हुस्न का बेहतरीन इम्तिजाज थी। इसकी गोरी रंगत, भूरी आंखें और तीखे नकूश देखने वाले को दोबारा पलटकर देखने पर लाजमन मजबूर करते थे। पलटकर लोग शायद अब भी देखते हों, लेकिन अब देखने वाली आंखों में सताइश के बजाय तरहम या कराहत के सिवा क्या होता होगा। इसका दागदार चेहरा, लकवे के मरीज की तरह टेढ़ा मुंह, दाएं हाथ की टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां और लंगड़ाहट ज़दा चाल, हर तब्दीली ने माज के दिल को तड़पा कर रख दिया। वो बेसाख्ता ही इसका नाम पुकारता इसकी तरफ लपका। बुशरा भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी और तड़प कर इसके सीने से लग गई। माज की कीरथर में गुमशुदगी के बाद उससे पहली बार मिल रही थी। उस अरसे में बेतहाशा आजमाइशों और तकालीफ से गुजरी थी। इसने अपने अजीज वालदैन को खोया था, बाज़ल की हवस का निशाना बनी थी। एक शरीफ और बावकार लड़की से बारबी जैसी कलबगल बनने पर मजबूर हुई थी और आखिरकार बाज़ल के हाथों ऐसी जिद उठाई थी कि अपना रूप, सेहत और आज़ादी सब खो दी थी। इन सब तकालीफ से गुजरते हुए वो गुस्से और इंतकाम की आग से तो भरी रहती थी, लेकिन इसे वो गमगुसार शाना नहीं मिला था जिस पर आंसू की सूरत अपना गम बहा सकती। आज मुयस्सर आया तो वो इतना टूट कर रोई कि माज की कमीज इसके आंसू से तर हो गई। इसका हर आंसू तेजाब की तरह माज के सीने पर गिरा और वो इतनी शदीद अजियत से गुजरा कि खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया। आओ मेरे साथ। गम और गुस्से की इंतहा पर पहुंचकर इसने रोती हुई बुशरा को खुद से अलग किया और इसका हाथ थामकर इसे अपने साथ लिए उस समत बढ़ा जहां बाज़ल को कैद में रखा गया था। विक्की इसका अंदाज देकर इसके पीछे ही लपका था। इसके इशारे पर तहखाने का रास्ता खोला गया और माज और बुशरा समेत वो भी नीचे जा पहुंचा। वह एक छोटे से हिस्से में सलाखें लगाकर बाज़ल को जंजीरों से बांधकर रखा गया था। माज बुशरा का हाथ छोड़कर इस हिस्से में घुसा और बंधे हुए बाज़ल पर टूट पड़ा। बाज़ल इस अचानक टूटने वाली आफत पर भौंकला कर रह गया। बंधे हुए होने की वजह से बचाव की वैसे ही कोई गुंजाइश नहीं थी
और ऊपर से माज का गुस्सा भी इंतहा को पहुंचा हुआ था। 1-1.5 मिनट में ही इसकी नाक और होंठों से बहता खून दिखाई देने लगा। बांध कर मारने को हीरोगिरी समझता है, इतना जोर है बाजू में तो मुझे खोलकर मुझसे मुकाबला कर। बादल की नजर सलाखों के पार खड़ी बुशरा पर पड़ी तो सारी सूरत हाल समझकर और कटीले लहजे में माज को चैलेंज किया, खोलो खोलो इसे मैं बताता हूँ कि इससे कि कमजोर औरतों को जेर करने और किसी मर्द से मुकाबला करने में फर्क होता है। माज विक्की की तरफ देखकर जोर से चीखा। विक्की इस हुक्म को मानने में जरा सा मुतअम्मल हुआ, लेकिन फिर इसने वहां ड्यूटी पर मौजूद शख्स को बादल की जंजीरें खोल देने का इशारा किया। जब तक वो शख्स जंजीरें खोलता रहा, माज कदरे फासले पर खड़ा बादल को कीनातोड़ नजर से घूरता रहा। सलाखों से बाहर बुशरा बेदनब्बा खुद खड़ी सुर्ख आंखों से इस शख्स को देख रही थी जिससे इसने दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत की थी। जैसे ही जंजीरें खुली, बादल ने सबसे पहले जंजीरें खोलने वाले शख्स को अपनी लपेट में लेने की कोशिश की। माज के लिए इसकी हरकत गैर मुतवक्को नहीं थी। इसने अपनी लात घुमाई और इस जोर से बादल के मुंह पर रसीद की कि वो जाकर सलाखों से टकरा गया। एक तरफ मुंह पर पड़ने वाली लात ने इसके जबड़े को हिलाकर रख दिया तो दूसरी तरफ सलाखों से टकराने के बायस इसकी कनपटी पर नील पड़ गया। लेकिन वो बादल था, कोई आम आदमी नहीं जो चोट खाकर ढह जाता। वो जोर से धाड़ा और तड़पकर माज पर जवाबी हमला किया। वो अपने सर की टक्कर से माज के पेट को निशाना बनाना चाहता था। माज ने सिर्फ इतना किया कि ऐन वक्त पर फुर्ती से एक तरफ हो गया। बादल अपने ही जोर में सलाखों से जाकर टकराया तो इसका सर घूमकर रह गया। माज ने अपनी जगह खड़े खड़े इसकी पसलियों में एक जोरदार ठोकर लगाई। ठोकर इतनी शदीद थी कि बादल के पूरे वजूद में दर्द की लहर दौड़ कर रह गई और वो मुगली जात पर उतर आया। जिस धाने से हर वक्त गटर उबलता रहता है, इसे बंद कर देना ही मुनासिब है। माज गुर्राया और पे दर पे कई घोंसे इसके मुंह पर रसीद कर डाले। इन घोंसों के नतीजे में जाने कितने दांत टूटे और कहां से जुबान कटी। इसका मुंह खूनम खून हो गया। बादल ने इस मौका पर दिफा के लिए हाथ पैर चलाने की कोशिश की, लेकिन माज इस वक्त जिस तरह सरापा कहर बना हुआ था, इस पर किसी चीज का असर नहीं हो रहा था। इसने अपने बदन पर पड़ने वाली बादल की जरबात को एक बेहिस से अंदाज में सहा और फिर बादल का गिरेबान पकड़कर इस जोर से खींचा के वो फटता ही चला गया। अगले चंद सानियों में वो बादल की कमीज इसके जिस्म से अलग कर चुका था। इसकी फटी हुई कमीज का इसने गोला सा बनाया और बादल को जमीन पर गिराकर इसके सीने पर घुटनों के बल सवार हो गया। इसके वजन से बादल का दम सीने में घुटने लगा और इसने जोर मारा कि माज को अपने सीने से गिरा दे, लेकिन माज इस वक्त ऐसा इफरीत बना हुआ था कि बादल जैसा जुनूनी भी इस वक्त मुकाबला करने में नाकाम हो रहा था। इसकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद माज न सिर्फ इसके सीने पर सवार रहा, बल्कि इसका जबड़ा चीर कर इसके मुंह में कपड़े का गोला भी ठोंस दिया, जिसे इसने बादल की कमीज का ही बनाया था। इस गोले के ठोंसे जाने के बाद वहां मौजूद अफराद की समातें बादल के मुंह से उगलने वाली गलाजत से महफूज हो गई। मैं समझता था कि दुनिया के बुरे से बुरे इंसान में भी अच्छाई की कोई ना कोई रमक तो होती है, लेकिन तूने अपने अमाल से साबित कर दिया कि तू जैसे हराम की पैदावार की रग रग में सिर्फ खबासत भरी हुई है, और इस खबासत का इसके सिवा कोई इलाज नहीं कि इस दुनिया को तुझ जैसे गलीज इंसान से निजात दिला दी जाए। इसने फूली हुई सांसों के साथ बादल के साथ अपनी नफरत का इजहार किया और एक बार फिर इस पर टूट पड़ा। अब वो इसके जोड़ों पर वार कर रहा था। घुटने, टखने, कोहनी, हर जोड़ पर लगने वाली जरबे ऐसी थी कि बंदे की रूह कांप जाए, लेकिन बदन का कब्ज तोड़कर आजाद ना हो सके। ये सब कुछ इसे दुश्मनों ने सिखाया था। वो तो पढ़ने लिखने, तरह तरह के हुनर सीखने और नित नए तजर्बात करने वाला एक मतलून मिजाज लड़का था, जिससे रंगों फूलों, मौसीकी और इंसानों से मोहब्बत थी। इसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी भी तशद्दुद को अपना शेवा बनाएगा। इसने किसी हद तक लड़ाई भड़ाई से मुतल्लिक फनून सीखे थे तो महज एक खेल के तौर पर, लेकिन जिंदगी आज इस मुकाम पर ले आई थी कि अपने हाथों से एक इंसान के साथ गैर इंसानी सलूक कर रहा था, क्योंकि इस इंसान ने साबित किया था कि वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। माज, चूंकि मुंह में कपड़ा ठूसे होने के बायस बादल की चीखें इसके हलक में दम तोड़ देती थी, तो वो बदतरीन तशद्दुद के बावजूद सिर्फ तड़प फुड़क सकता था, शोर नहीं मचा सकता था। इसलिए तहखाने की फिजा में मजमूई तौर पर खामोशी ही थी। इस खामोशी को बुशरा की आवाज़ ने तोड़ा। वो माज के बिल्कुल करीब खड़ी इसका बाजू थामे से पुकार रही थी। इसके लम्स और पुकारने ने माज को अपनी जुनूनी कैफियत से निकालकर इसकी तरफ देखने पर मजबूर किया। बस कर दो। इसे अपनी तरफ से मुतवज्जो होते देखकर बुशरा ने इससे आहिस्ता से कहा, मैं इस धरती को इसके बोझ से निजात दिलाए बगैर बस नहीं करूंगा। इसने माथे पर आए पसीने के कतरे बाजू से साफ करते हुए वहशतज़दा लहजे में जवाब दिया, इसने सबसे बड़ा जुल्म मेरे साथ किया है और इसके लिए सजा के तय्युन का हक सबसे ज्यादा मुझे हासिल है। बुशरा ने रसान से कहा, ठीक है, तुम दे दो इसे सजा,
لیکن اس کی جان بخشی کی بات نہ کرنا، نہ ہی اس کے لیے آسان و تجویز کرنا۔ وہ اس وقت ہٹ دھرم ہو رہا تھا۔ میں اس کو سزائے موت نہیں دینا چاہتی۔ بشرا نے ایک ایک لفظ ٹھہر کر ادا کرتے اپنا فیصلہ سنایا۔ لیکن یہ اسی کا حقدار ہے۔ معاذ کا لہجہ احتجاجی تھا۔ موت اس کو ایک جھٹکے میں ساری تکالیف سے نجات دے دے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ زندہ رہے، لیکن اس صورت کے ہر لمحے اپنے لیے موت کی تمنا کرے اور موت اس پر مہربان نہ ہو۔ اس بار نفرت کا ایک طوفان تھا جو اس کے لہجے میں کروٹیں لے رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ معاذ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ سب سے پہلے تو اس سے اس کی مردانگی کا زوم چھین لو جو اسے شریف عورتوں کی عزتیں پامال کرنے پر رخصاتا ہے۔ اس نے فرمائش کی تو ایک پل کے لیے معاذ سمجھا نہیں، پھر سمجھ کر دم بخود رہ گیا۔ بازل جیسے نقطہ حرام کے لیے واقعی یہ سزا بنتی تھی۔ اس کے بعد اسے ہاتھوں پیروں اور زبان سے معذور کر کے شہر کے ایسے حصے میں پھینکنا جہاں عورتوں کا بہت زیادہ گزر ہو، یہ اپنے آس پاس سے عورتوں کو گزرتا دیکھے لیکن اس میں اتنی ہمت نہ ہو کہ انہیں انگلی بھی لگا سکے۔ اسے دیدہ عبرت بنا دو، لیکن اس لائق نہ چھوڑو کہ یہ اپنا دکھ درد کسی سے کہہ سکے۔ بشرا کے اندر کی نفرت پوری طرح باہر نکلی اور بازل کے لیے سزا کا تعین کیا تھا جو واقعی موت سے بدتر تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ انوکھی داستان ابھی جاری ہے۔